हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का टॉपिक फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसका पार्ट 1 मैंने कल करा दिया था। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था इकोनॉमी का मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर डेफिनेशन। इतना हमने कल देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे एक्टिविटी, अप्रोचेस टू इकोनॉमी एनालिसिस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इकोनॉमी एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों को इकोनॉमी एक्टिविटी देखना है, तो देखते हैं। उसे हिंदी में कहेंगे दोस्तों आर्थिक गतिविधि। ऐसी गतिविधियां जिनमें धन या उत्पादों या सेवाओं का आदान प्रदान शामिल है, आर्थिक गतिविधियां हैं। 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार हैं। पहले देखिए दोस्तों, आर्थिक गतिविधि में क्या क्या आता है। ऐसी गतिविधि जिनमें धन, उत्पाद या सेवाओं का आदान प्रदान शामिल है। धन, उत्पाद या सेवाओं का आदान प्रदान शामिल है, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो यह 3 प्रकार के हैं। पहला व्यवसाय। यह आर्थिक गतिविधि लाभ कमाने के उद्देश्य से दैनिक आधार पर मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान और सेवाएं प्रदान करती है। तो यह हो गया व्यवसाय। दूसरा है पेशा। इसे एक व्यवसाय या एक पेशेवर नौकरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पेशेवर शुल्क के बदले में विशेष सेवाएं प्रदान करती है। तो आर्थिक गतिविधि दोस्तों 3 प्रकार से है, व्यवसाय, पेशा और एक अभी आगे आप लोगों को दिखा देते हैं। पहले व्यवसाय देख लीजिए फिर से। यह आर्थिक गतिविधि लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से दैनिक आधार पर मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान और सेवाएं प्रदान करती है। पेशा, इसके व्यवसाय एक पेशेवर नौकरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पेशेवर शुल्क को बदलने के विशेष सेवाएं प्रदान करता है। अगला है रोजगार। यह गतिविधि कंपनी और कर्मचारी के बीच एक अनुबंध पर आधारित है। यहाँ कर्मचारी कंपनी के लिए कर्तव्यों का पालन करता है और बदले में भुगतान किया जाता है मजदूरी या वेतन के साथ। मतलब दोस्तों मजदूरी या वेतन लेता है। तो दोस्तों हम लोगों का इकोनॉमी हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमी। अब उसके बाद दोस्तों है अप्रोचेस टू इकोनॉमी एनालिसिस। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विधि का विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से कानून आर्थिक रूप से प्रभावी है और कौन नहीं है। विधि के अर्थशास्त्री विश्लेषण का आरंभ शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने किया था। तो दोस्तों पहले जान लीजिए, इसको हिंदी में अर्थशास्त्र विश्लेषण कहेंगे। तो फिर से देखते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विधि का विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से कानून आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी हैं और कौन नहीं। विधि के अर्थशास्त्री विश्लेषण का आरंभ शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने किया था। कानून और अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा दोस्तों, पहली शाखा विधि के सकारात्मक और प्रामाणिक विश्लेषण के नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र के तरीकों और सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। और दूसरी जो शाखा है दोस्तों, दूसरी शाखा आर्थिक और राजनीतिक परिणामों पर व्यापक ध्यान देने के साथ कानून और कानूनी संस्थानों के एक संस्थागत विश्लेषण पर केंद्रित है। इस प्रकार कानून और अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा राजनीतिक संसाधनों और शासन संसाधनों पर अधिक आमतौर पर काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म या व्यापक अर्थशास्त्र, इसका हिंदी मतलब होगा। तो पहले देखते हैं माइक्रो, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी को हिंदी में व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। तो देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशेष व्यक्तियों, विशेष परिवारों, फार्मों, उद्योग, विशेष वस्तुओं की कीमतों, मजदूरी तथा आय से संबंध रखता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फार्म और उद्योग के संचालन के सिद्धांतों का अध्ययन करता है, अर्थात उन सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है जिनका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं।
तो दोस्तों कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत तथा उत्पादन का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। इसमें दोस्तों छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयाँ आती हैं। तो दोस्तों फिर से देखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशेष व्यक्तियों, विशेष परिवारों, फार्मों, उद्योग, वस्तुओं की कीमतों, मजदूरी तथा आय से संबंध रखता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत, फार्म और उद्योग के संचालन के सिद्धांतों का अध्ययन करता है, अर्थात उन सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है जिनका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। कुछ अर्थशास्त्री जो हैं दोस्तों, इसे कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमी को। अब चलते हैं आगे, माइक्रो इकोनॉमी देखते हैं, व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मतलब दोस्तों माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण करते समय यह मान्यता रहती है कि समूह की प्रत्येक इकाई अपना साम्य स्थिति में होती है तथा जब पूरी समूह एक नई स्थिति में पहुंचती है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक इकाई भी उस नई साम्य स्थिति में पहुंच जाती हैं। तो इसे फिर से देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका विश्लेषण करते समय यह मान्यता रखती है कि समूह की प्रत्येक इकाई अपनी साम्य स्थिति में होती है तथा जब पूरा समूह संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक नई स्थिति में पहुंचती है तो समूह की प्रत्येक इकाई भी उस नई साम्य स्थिति में पहुंच जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस था, जो कि दोस्तों थोड़ा बड़ा है। महान अर्थशास्त्री कीन्स, रॉबिन्स, बोल्डिंग्स और मिल्टन फ्रीडमैन ऐसे विद्वानों में शामिल हैं जो मानते हैं कि अर्थशास्त्र शुद्ध या वास्तविक विज्ञान है, मतलब दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमी है, शुद्ध या वास्तविक विज्ञान है। दूसरी तरफ मार्शल, पीगू, जे.एस. मिल, हार्ट्रे और फ्रेजर जैसे अर्थशास्त्री थे जिनका मानना था कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। दोस्तों इसमें कुछ वैज्ञानिकों का अलग कहना है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना अलग है। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव या वास्तविक अर्थशास्त्र। विज्ञान से तात्पर्य, मतलब वास्तविक विज्ञान से तात्पर्य ऐसा है कि ज्ञान जो किसी विषय पर विशेष ज्ञान प्रदान करता है जिसमें शोध के बाद कुछ नया परिणाम देने की क्षमता हो तथा क्रमबद्ध और घटनाओं की व्याख्या बिल्कुल उसी तरह की जाती हो जैसे वे घटित होती हो। TRY के अनुसार, दोस्तों वैज्ञानिक है TRY के अनुसार वास्तविक विज्ञान अपने आप को घटनाओं के ठीक ठाक वर्णन करने तक सीमित रहता है। यह व्याख्या करता है कि क्या है, कैसे काम करता है और इसके प्रभाव क्या हैं। वास्तविक विज्ञान में घटना का विश्लेषण उसके घटित होने से पहले और तथ्यों और घटित होने के बाद तथ्यों का परस्पर संबंध स्थापित कर उनकी व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए यह कथन कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को लाभ मिला साधारण कथन है, दोस्तों यह उदाहरण है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को लाभ मिला साधारण कथन है। इससे सत्य या असत्य की जानकारी के लिए नोटबंदी से पूर्व घटित और बाद में घटित घटनाओं तथा तथ्य और क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ और तार्किक तरीके से विश्लेषण होगा। यह वास्तविक ज्ञान है। अर्थशास्त्र में घटनाओं का विश्लेषण इसी तरह किया जाता है कि बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसरण किया जाता है, इसलिए इसे वास्तविक या शुद्ध विज्ञान कहा जाता है। यही वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र में घटनाओं का विश्लेषण इसी तरह किया जाता है, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञान में अनुसरण किया जाता है, इसलिए इसे वास्तविक या शुद्ध विज्ञान भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से उदाहरण था, गलती से मैंने इसको भी लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं परिभाषा आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि क्या होता है पॉजिटिव विज्ञान। पॉजिटिव विज्ञान मतलब दोस्तों वास्तविक अर्थशास्त्र से तात्पर्य ऐसा है कि जो किसी विषय पर विशेष ज्ञान प्रदान करता है जिससे शोध के बाद कुछ नया परिणाम देने की क्षमता हो तथा क्रमबद्ध हो और घटनाओं की व्याख्या बिल्कुल उसी तरह की जाती है जैसे वे घटित होती है। TRY, दोस्तों ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं,
TRY के अनुसार वास्तविक विज्ञान अपने आप को घटनाओं के ठीक ठाक वर्णन करने तक सीमित रहता है। यह व्याख्या करता है कि क्या है, कैसे काम करता है या और इसके प्रभाव क्या हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, कैसे काम करता है, इसके प्रभाव क्या है, अभी आगे इसका जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। वास्तविक विज्ञान में घटना का विश्लेषण उसके घटित होने के पहले और तथ्यों घटित होने के बाद के तथ्यों का परस्पर संबंध स्थापित कर उनकी व्याख्या की जाती है। तो दोस्तों इतना हो गया ये परिभाषा आप लोगों का। और यहाँ से उदाहरण था नोटबंदी का, तो इसको आप लोग नहीं देखेंगे तो अभी कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नॉर्मेटिव एनालिसिस। वास्तविक विज्ञान जहाँ तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करते हैं उसके परिणाम सामने लाता है, वहीं आदर्श विज्ञान कुछ मूल्य, आदर्श या पैमाने को निश्चित करने का प्रयत्न करता है। यानी वास्तविक विज्ञान जहाँ क्या है, दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, कैसे काम करता है, क्यों है, वास्तविक विज्ञान में ये सब आता है। और आदर्श या अर्थशास्त्र, आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए पर जोर देता है। तो आप लोग फिर से देखिएगा, वास्तविक विज्ञान जहाँ तथ्यों क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करके उनके परिणाम सामने लाता है, वहीं आदर्श विज्ञान कुछ मूल्य, आदर्श या पैमाने निश्चित करने का प्रयत्न करता है। यानी वास्तविक विज्ञान जहाँ क्या है, दोस्तों इम्पॉर्टेंट, क्या है पर जोर देता है, वहीं आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए पर जोर देता है। तो दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर डेफिनेशन। आज हम लोगों ने देखा एक्टिविटीज, अप्रोचेज टू इकोनॉमी एनालिसिस, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।